नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर्स, हम कल बात कर रहे थे मुग़ल चित्रशैली के बारे में। हमने ख़ास तौर से देखा था कि मुग़ल चित्रशैली किस तरह से स्टार्ट हुई। हमने देखा कि ईरानी शैली और स्थानीय जो भारतीय शैलियाँ थी, उनके सम्मिश्रण से मुग़ल शैली अपने अस्तित्व में आई। अकबर के समय पर ये विकसित होना शुरू हुई। दो चित्रकार के बारे में हमने देखा था, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली। ये दोनों जो चित्रकार थे वो ईरानी शैली के चित्रकार थे, सफ़ी शैली के कलाकार थे। ये हुमायूं के साथ भारत आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ जिस चित्रशैली को विकसित किया, जो चित्रशैली विकसित हुई, वो चित्रशैली आगे जाकर मुग़ल शैली कहलाई। मुग़ल बादशाहों के संरक्षण में पली बड़ी विकसित हुई, वो चित्रशैली मुग़ल शैली कहलाती है। तो कल हमने देखा था कि अकबर के दौर से स्टार्ट हुई ये शैली किस किस तरह से आगे बढ़ रही है। आज हम बात करेंगे जहांगीर कालीन मुग़ल चित्रकला की। अकबर के समय पे जो प्रारंभ होना इसका हुआ, उसके बाद जहांगीर के काल में जो मुग़ल कला पनपी, वो मुग़ल कला का स्वर्णकाल कहलाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल आर्ट जहांगीर का काल कहलाता है। ये सबसे ख़ास बात है इस शैली के। हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या ख़ास बातें थी इसमें। इस समय पर मुग़ल शैली पूर्ण रूप से अपने विकसित स्वरूप में आ गई थी। यानी अकबर के समय से शुरू हुई ये कला अपने चरम उद्दाम यौवन पर पहुंची थी जहांगीर के काल में। तो पूर्ण विकसित स्वरूप में ये कला अपने आप में आ गई थी। इसका स्वरूप विकसित हो चुका था, जिसको हम मुग़ल शैली के नाम से जानते हैं। जहांगीर का काल मुग़ल कला का स्वर्णकाल कहलाता है। इस समय रूढ़ी के स्थान पर यथार्थता, रियलिज्म जो था, रियलिस्टिकनेस, यानी हम अगर राजस्थानी शैली की बात करें तो राजस्थानी शैली में हमें कहीं भी रियलिज्म की बात नहीं आती है। वहाँ पर हम उसके रूप के भावात्मक पक्ष पर अधिक बल दे रहे थे। यहाँ पर जो था वो स्वाभाविकता और यथार्थवादिता पर ध्यान दिया गया। चित्रों में अधिक बारीकी और सफाई आ गई, बहुत महीनकारी। एक तो उसके जो हाशिए बन रहे थे, उन हाशियों में बहुत बारीक काम, एम्बोस्ड हाशिए और सफाई, महीनता, ये उसमें मिनिएचर जो पेंटिंग्स बन रही थी उनमें बारीकी का ऐसा बारीकी कि आपको लेंस से वो काम देखना पड़े। एक एक बाल, एक एक टाँका वो दिखाने की कोशिश। मुद्राओं में स्वाभाविकता है। उनकी जो मानवीय रूप है, मानवीय रूपों की जो हस्त मुद्राएं, पैरों की मुद्राएं, शरीर की भंगिमाएं जो बनी, वो बहुत स्वाभाविक हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें भावों को प्रदर्शित करने में, भावों को अभिव्यक्त करने में कहीं ना कहीं एक लेकोना, एक कमी दिखाई देती है। जहांगीर के काल में जो चित्र बन रहे थे उनमें दरबारी अदब कायदे की अधिकता थी, यानी दरबारी दृश्य बहुत थे। हाशिए अति उत्कृष्ट, यानी उसकी जो बॉर्डर्स थी वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की बॉर्डर्स बनी इस समय पर। चित्ताकर्षक, आपको इतना मतलब डेकोरेटिव पैटर्न्स इतने शानदार कि चित्र से ज़्यादा कभी कभी हाशिए सुंदर लगने लगते हैं। बेल मूटेदार हाशिए। प्रकृति अधिक सजीव और उसमें बारीकी, प्रकृति में भी यथार्थवादिता है। यानी जैसी प्रकृति, जैसा हमें पेड़ पौधे दिखते हैं, वैसा का वैसा रियलिज्म उनमें दिखाई देता है। रंगों के प्रति पर्याप्त रुचि, रंगों के सौंदर्य में पर्याप्त रुचि ली गई, यानी रंगों को बहुत तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये जो पेंटिंग्स हैं, ये हम देख रहे हैं कि जहांगीर के काल की जो पेंटिंग्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें प्रकृति व पशु पक्षियों का स्वतंत्र और यथार्थ अंकन। जहांगीर जो था वो प्रकृति प्रेमी था। जहांगीर के समय पर जो चित्रकला पनपी, उसमें प्रकृति का स्वतंत्र स्वरूप निखरा। स्वतंत्र स्वरूप निखरने का मतलब है कि जहाँ पर कहीं पर पेंटिंग में एक तो प्रकृति यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो थे वो बैकग्राउंड में सपोर्टिव एलिमेंट्स, सहायक रूपों के तरह से इस्तेमाल किए जाते थे, वैसा नहीं होकर यहाँ पर पशु पक्षियों को स्वतंत्र अंकित किया जाने लगा। अच्छे सुंदर फूल पौधे, इनका स्वतंत्र चित्रण होने लगा।
जहांगीर नामा जो चित्रित हुआ जहांगीर के दौर में, उसमें दुर्लभ विलक्षण पशु पक्षी, ऐसे पशु पक्षियों का अंकन भी हुआ जो कभी देखे सुने नहीं गए, यानी काल्पनिक पशु पक्षियों का भी अंकन हुआ। और पशु पक्षियों के जो चित्रण में जो मशहूर चितेरा था वो था मंसूर। उस्ताद मंसूर के नाम से उसको जाना जाता था। उस्ताद की उपाधि दी थी जहांगीर ने उसको, उस्ताद मंसूर। किसके अंकन में? पशु पक्षियों और प्रकृति के अंकन में जो सिद्धहस्त चितेरा था वो था उस्ताद मंसूर। जहांगीर के दौर में परिमार्जित तकनीक, यानी तकनीक में बहुत अच्छी पकड़ चित्रकारों की थी। व्यक्ति चित्रण में व्यक्तिगत स्वभाव का अंकन, यानी जिस व्यक्ति का चित्रण किया जा रहा है, जिस का पोर्ट्रेट बनाया जा रहा है, उसके स्वभाव को अंकित करना, ये रियलिज्म का सबसे बड़ा गुण है कि जिस व्यक्ति को अंकित किया गया उसके स्वभाव को चित्र में दर्शा देना, यानी किस तरह का व्यक्ति है, उसकी कैरेक्टर को, उसके चरित्र को उसमें दर्शा देना, ये रियलिज्म जहांगीर के काल में दिखाई देता है। इस समय पर आमोद प्रमोद, आखेट, यात्रा, रनिवास, दरबार, जुलूस आदि का चित्रण हुआ, यानी ये वो विषय थे जो जहांगीर के दौर में चित्रित हुए। मुगल कला का चरमोत्कर्ष कहलाता है ये काल। जहांगीर कालीन चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगा था। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे पहले इसी दौर में हिंदुस्तान में आई थी। उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करने की इजाज़त यहाँ मांगी थी जहांगीर के काल में, जहांगीर से, और वो इजाज़त उनको मिल गई थी। तो उस दौर में जो वहाँ से चित्र आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड से, उन चित्रों का प्रभाव मुग़ल चित्रशैली पर पड़ा, और उनको जो प्रभाव सबसे ज़्यादा था वो छाया प्रकाश का प्रभाव था, जो हम आगे चलकर देखेंगे, जिसको पर्दाज कहा जाता है। जो यहाँ पर पर्दाज की टेक्निक, पर्दाज की तरह से इस्तेमाल हुआ, तो मुग़ल चित्रशैली पर यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगा था जहांगीर के काल में। पुस्तक चित्रों की अपेक्षा स्फुट चित्र, स्फुट कहते हैं सिंगल पेंटिंग, सिंगल पेपर पर बनी हुई पेंटिंग्स। जैसे हम राजस्थानी शैली में देखें तो राजस्थानी शैली में सिंगल पेंटिंग्स बनी, पर वो वसली पर बनी। यहाँ पर वसली नहीं होकर सिंगल पेपर पर पेंटिंग्स बन रही थी, स्फुट चित्र अधिक। बाह्य दृश्य चित्रण का प्रारंभ हुआ, लैंडस्केप पेंटिंग्स भी जहांगीर के समय, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी था तो उस समय पर लैंडस्केप पेंटिंग भी बनने लगी। और अत्यंत छोटे व्यक्ति चित्रों का आरंभ हुआ। अत्यंत छोटे व्यक्ति चित्र यानी बहुत छोटे छोटे मिनीचर्स, जिसको पैंडल में पहना जा सके, इतने छोटे छोटे चित्र बनने लगे थे। तो ये जहांगीर के काल की जो चित्रकला थी उसकी विशेषताएं हैं। जहांगीर के काल के कुछ चित्रों को हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पशु पक्षियों का प्रकृति का स्वतंत्र अंकन होने लगा। यहाँ जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, इन पेंटिंग्स में आपको विभिन्न प्रकार के फूल, पक्षी ये दिखाई दे रहे हैं। तो और इसमें जो बॉर्डर्स बनी हैं वो भी बहुत खूबसूरत बनी है, बेल बूटेदार बॉर्डर्स। तो ये जो पेंटिंग्स हैं वो जहांगीर के काल की हैं, जिसमें पशु पक्षियों और प्रकृति का स्वतंत्र अंकन हुआ, यानी बिना किसी विषय के, विदाउट एनी स्टोरी, उनका स्वतंत्र अंकन हुआ पशु पक्षियों और प्रकृति का। ये देखिए यहाँ पर जहांगीर जो है वो एक चित्र में अपने दरबार में बैठे हुए अपने दरबारियों से भेंट कर रहे हैं। सॉरी, दरबार नहीं है ये, उनके भेंट की जगह है, कहीं महल में वो बैठे हैं जिसका दृश्य है, और वो लोगों से मिल रहे हैं। और इसके बॉर्डर्स भी आप देख रहे हैं कि कितने बेल बूटेदार बॉर्डर्स हैं। साथ ही ये ज़ेब्रा का चित्रण किया हुआ है, जिसमें भी हाशिया बहुत खूबसूरत बनाया है। तो जहांगीर के काल में जो चित्रकला थी वो बहुत ही चरम उद्दाम पर पहुंची। इसके बाद का जो दौर है वो शाहजहां का दौर आता है। शाहजहां के दौर में मुग़ल चित्रकला चलती रही, लेकिन चूंकि शाहजहां का जो रुझान था, उसकी जो इंटरेस्ट था वो स्थापत्य यानी वास्तुकला में अधिक था, बिल्डिंग्स, भवन निर्माण कला पर उसका ज़्यादा ध्यान था। तो उसके समय पर आप लोगों को याद भी होगा कि काफ़ी भवन बने शाहजहां के काल में, जिनमें ख़ास मैं नाम आपको बताता हूँ। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला, दीवान आम, दीवान ख़ास, ताजमहल जिसको तो दुनिया जानती है। तो ये वो बिल्डिंग्स थी जो शाहजहां के दौर में बनी। तो यद्यपि चित्रकला इस दौर में भी चलती रही, लेकिन जो
उन्मुक्तता, जो स्वच्छंदता जहांगीर के काल में देखने को मिलती है, वो यहाँ नहीं देखने को मिलती। चित्रों में पहले जैसी स्वच्छंदता और सजीवता नहीं रही थी यहाँ पर। दरबारी अदब कायदे और शान और शौकत का ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, यानी अपनी राजसिकता को, अपने शान और शौकत को दिखाने का। वैसे ये मुग़ल कला वास्तव में है ही दरबारी कला, इसमें ज़्यादा विषयों का अंकन, विषय जो हैं दरबार इसके मुग़ल कला के, वो बहुत विस्तृत नहीं है। यहाँ पर दरबार से संबंधित चित्र ज़्यादा बने, शान और शौकत को दिखाने वाले चित्र। बादशाह अपने महल में बैठे हुए हैं, युद्ध पे गए हैं, या अपने ठाट बाट को दिखाने का जो प्रयत्न था वो मुग़ल चित्रों में ज़्यादा हुआ, और इस समय पर वो अधिकता बढ़ गई थी शाहजहाँ के दौर में। मुद्राओं के अंकन में सफाई और परिष्कार तो आया, लेकिन भावों का अभाव रहा। भाव जो थे वो प्रकट नहीं हो रहे थे यहाँ पर। यूरोपीय प्रभाव अब भी जारी रहा, जो जहांगीर के समय से शुरू हुआ। एक जो शाहजहाँ के दौर की सबसे ख़ास बात है वो है स्याह कलम। ये स्याह कलम शाहजहाँ के दौर में शुरू हुई। और स्याह कलम किसको कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स, ब्लैक इंक से पेपर पर ड्राइंग्स बनती थी, वो स्याह कलम कहलाती है। वो शाहजहाँ के दौर की सबसे ख़ास विशेषता है। हाशियों में यूरोपीय मोटिव्स, यानी यूरोपीय अभिप्राय, यानी वहाँ के जो रूप थे वो हाशियों में डेकोरेटिव पैटर्न्स के बतौर बनने लगे थे। तो शाहजहाँ के बाद जो दौर आया, वो जो दौर था वो औरंगज़ेब का था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि औरंगज़ेब जो था वो बहुत सारी बातें औरंगज़ेब के बारे में कही जाती हैं, खैर उनका हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन चित्रकला की दृष्टि से इस समय पर ये पतन जो था मुग़ल कला का वो शुरू हो गया था औरंगज़ेब के दौर से। क्या क्या ख़ास बातें रही औरंगज़ेब के दौर में? दुर्बल रेखांकन, रेखाएं जो थी वो दुर्बल हो गई थी। उनमें कारीगरी तो बहुत थी लेकिन सजीवता नहीं थी। तो औरंगज़ेब के टाइम पर दुर्बल रेखांकन रहा, कारीगरी शेष रह गई, यानी स्किल, वर्कमैनशिप शेष रही। सौंदर्य में ह्रास हुआ, सुंदर चित्र नहीं बने। कला में रूढ़िवादिता जैसा परंपरा चल रही थी, उसी परंपरा में चित्र बनते रहे, और चित्रों के कलात्मक स्तर में गिरावट आने लगी इसी के कारण। इन सब बातों से जो उसके दौर था जहाँ पर चित्रकला को बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला, बढ़ावा नहीं मिला, तो उस कारण से यहाँ पर कलात्मक स्तर में गिरावट आ गई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके दौर के जो चित्रकार थे, जो प्रमुख चित्रकार थे, अच्छे चित्रकार थे, वो स्वच्छंदता नहीं मिलने से या प्रोत्साहन नहीं मिलने से राज्याश्रय से निराश होकर वे दूसरे राज्याश्रयों की तलाश में जाने लगे थे। ये वो कारण थे जो औरंगज़ेब के टाइम पर जारी रहे। इसलिए यहाँ से मुग़ल कला का पतन शुरू हो गया था। तो ये जो बातें थी मुग़ल काल के बारे में हमने देखी कि किस तरह से ईरानी शैली से शुरुआत इसने पाई और फिर अकबर के समय पर अपने विकसित होने लगी। जहांगीर के दौर में ये पूर्ण रूप से विकसित हुई, शाहजहाँ के दौर पर भी ये चलती रही और औरंगज़ेब के टाइम पर ये आकर अपने पतन की ओर अग्रसर हो गई। तो ये वो बातें थी जो मुग़ल काल के बारे में, इसके विकास के बारे में हमने आज चर्चा की। अब आगे वाले जो क्लास है, जो वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे मुग़ल चित्रशैली की विशेषताओं की। तो फ़िलहाल आप इतना सा देखें और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल चित्रशैली की विशेषताओं की। थैंक यू सो मच।